हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टिच वाले इन बिहार पॉलिटेक्निक में। आज हम देख रहे हैं यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 2। जैसा कि हम लोग जान रहे थे कि यूनिट 4 में जो हमने स्टार्ट किया था क्या, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर, जिसमें हम सब स्ट्रक्चर का पार्ट देखने स्टार्ट किए थे। सब स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम जॉब लेआउट करते हैं, मतलब उस घर का क्या लेआउट है, क्या किस तरह का सम बनेगा, ये सब चीज़ देख रहे थे। उसमें जॉब लेआउट में हम लोग एक लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने क्या, तो जॉब लेआउट को प्रिपेयर कर लिया था। अब हम लोग सेकंड लेक्चर में लेआउट देखेंगे। पहले देख लेते हैं जॉब लेआउट है क्या। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे ही होंगे। हमको सर्दी खांसी हुआ, आपको तो हुआ होगा नहीं भाई, आप सब स्टील बॉडी आदमी। हम लोग देख लेते हैं जॉब लेआउट। देखिए, जॉब लेआउट में हम क्या बता रहे थे। जॉब लेआउट में हम पहले साइड क्लियरेंस बता रहे थे। साइड क्लियरेंस बताने का सेंस था कि मतलब जो भी हमारा मतलब एक ग्राउंड है, जैसे कि हमारा ये प्लॉट है, ठीक, प्लॉट तक हम लोग पहुंचेंगे तो उसके लिए पहुंचेंगे तो फिर यहाँ पे प्लॉट में क्या पता घास हो या कुछ भी हो, उसके लिए हम जब यहाँ पे जॉब लेआउट करेंगे तो उन सब चीज़ों को हटाना जरूरी था ना। तो बड़ा बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन जो भी आ रहा था हमारे कंस्ट्रक्शन में, उनको हटा रहे थे हम यहाँ से। प्लस में फिर यहाँ पे अप्रोच रोड बना रहे थे हम, ताकि यहाँ पे लेबर आसानी से पहुँच जाए, मटेरियल हमारा आसानी से पहुँच जाए, ये रोड हो जाए। तो इन सब चीज़ों को बना रहे थे। फिर हम अपना जॉब लेआउट में क्या देख रहे थे कि जॉब लेआउट में हमने जो हमारा जो सब प्राप्त हुआ है ग्राउंड आर्किटेक्चर के द्वारा, वहाँ पे हम यहाँ बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग के चारों तरफ जितना भी एरिया है हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें कौन सा डोर का किस चीज़ काम किया आएगा, कौन सा डोर किस काम के लिए नहीं है, ये वो सब चीज़ हम इसमें किसमें जॉब लेआउट में देख रहे थे। अगर जो आपको ये वीडियो देखना है, यानी कि यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 1 देखना है, तो आपको देखिए आई बटन आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मतलब ये कॉर्नर में, उस पर टैप कीजिए, आप यहाँ पे जा सकते हैं, या हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे यूनिट 4 का जो प्लेलिस्ट है स्पेशल, उसमें उपलब्ध होगा। या तो फिर पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पूरा देखना चाहते हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल का जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके पूरा देख सकते हैं। और साथ में ब्रिक का वीडियो देखना चाहते हैं तो ब्रिक का भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हम लोग ब्रिक में कहाँ तक पहुँच चुके। तो हम लोग ब्रिक में मोल्डिंग पढ़ रहे हैं। मोल्डिंग में ग्राउंड मोल्डिंग हमने खत्म कर लिया, मशीन मोल्डिंग देख लेंगे हम लोग। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लेआउट। लेआउट स्टार्ट करना हमको, तो लेआउट देखिए आज का टॉपिक है क्या। तो पहले टॉपिक डाल लीजिए आज का। लेआउट, लेआउट में सब समझ रहे होंगे, किसी भी चीज़ के ऊपर एक मतलब जनरली रफ ड्राइंग करना। जैसे कि देखिए हम जॉब लेआउट कर रहे थे तो हमको पता चल गया था कि कहाँ पे हमारा बिल्डिंग होगा, बिल्डिंग के बगल में कौन कौन सी चीज़ हम वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे स्टोरेज रूम मटेरियल के लिए, या फिर वहाँ पे जो ऑफिस इंजीनियर है उसका ऑफिस, जो लेबर रहेंगे उनके घर रहने के लिए, पीने का पानी, ये सब चीज़ हम लोग उपलब्ध करवा मतलब उसमें उपलब्ध करवा चुके थे। उसके बाद हम लेआउट करना स्टार्ट करते हैं। लेआउट करना यानी कि जो भी ड्राइंग है उसको हम जमीनी स्तर पर उतारने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे क्या बनेगा, कहाँ पे क्या क्या नहीं बनेगा, वॉल कहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, ये वो सब कुछ हम इसी में देखते हैं, लेआउट करते हैं, बताते हैं। मतलब एक तरीके से हम बता रहे हैं, ऑनर जो है उसको बता रहे हैं कि हम सब कुछ यहाँ पे प्रिपेयर कर चुके हैं, आप देख लीजिए नक्शा ठीक है या नहीं सही है। आर्किटेक्चर अगर उसको पास कर देता है तो फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि लेआउट करना स्टार्ट करते हैं। लेआउट में देखिए दो तरीके से होता है। लेआउट दो तरीके से होता है। पहला है सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड, उसका है फेस लाइन मेथड। देखिए सेंटर लाइन में क्या होता है, सेंटर लाइन जैसे कि हमने जो एक लेवल फिक्स किया था ना, कि हमने आपको बताया था कि रोड का एक लेवल हम फिक्स करते हैं कोई भी परमानेंट ऑब्जेक्ट का, कि हम यहाँ इतने तक हमको अपना घर लेके जाना है, तो उसे जनरली रोड से ही फिक्स किया जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा मतलब हमारे अगल बगल एक ऐसा ही कंस्ट्रक्शन होता है रोड की, भविष्य में आगे थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा, उससे ऊपर वो नहीं जाएगा। सरकार उसको ऑलरेडी जमीन से कम 5 से 6 मीटर या जितना हाइट तक जाने, जहाँ तक फ्लड ना आ सके वहाँ तक बना देती है। तो इस हिसाब से हम घर बनाते हैं अपना। तो वही परमानेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग सेंटर लाइन मेथड में क्या करते हैं, तो सेंटर लाइन मेथड में एक बीच का लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगर ये क्या तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर रहा तब बीच का लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं। उसका देखते हैं कि कहाँ से हमारा ईटा आएगा, ईटे का जो दीवार है वो कहाँ तक जाएगा, फिर फाउंडेशन में कहाँ तक जाएगा। ऐसे ही करते करते हम इसका इधर और इधर तरफ चौड़ाई मतलब कर लेते हैं। फिर उस हिसाब से गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने को क्या कहते हैं, तो एक्सकेवेशन कहते हैं। और जो गड्ढा खुद जाता है तब उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो ट्रेंच कहते हैं। ये चीज देखते हैं। और यही फ्रेम स्ट्रक्चर में रहेगा तो सेंटर लाइन हम पकड़ते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे करते नापते हुए चल जाते हैं। यहाँ पे जो पिलर आएगा हमारा वो हो जाएगा, फिर ऐसे नापते हुए चल जाते हैं तो यहाँ पे पिलर आएगा हमारा, मतलब फाउंडेशन में जो जाएगा वो चीज़ यहाँ पे आ जाता है। फेस लाइन में क्या होता है, हम जो हमारा जो ग्राउंड का सबसे बाहरी एरिया मतलब रहता है लाइन, उसी को पकड़ के चलते हैं। अब यहाँ से एक एच बना लेते हैं, किनारा है यहाँ से बना लेते हैं, इसको ऐसे नापते हुए चल जाते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा।
ऐसे सेंटर लाइन और फेस लाइन में काम करते हैं। वो तो हम लिखवाएंगे तो आपको और समझाएंगे ही, लेकिन ऐसा होता है सेंटर लाइन मेथड और फेस लाइन मेथड। लेआउट में हमको जनरली बस अब इतना ही पढ़ना है, उसके बाद प्रिकॉशन देखना है। लेआउट यहाँ पे खत्म हो जाएगा हमारा, तो हम लेके आते हैं लेआउट क्या है, क्या 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 है क्या नहीं है वो लेके आते हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, लिख लीजिए, नहीं रहने दीजिए। लेआउट खाली हेडिंग डालिएगा, लेआउट हेडिंग डालने के बाद हम आगे जो लेके आ रहे हो उसको लिखिएगा, ठीक। तो आप इसको देख लीजिए। चलिए दोस्तों अब लेआउट देख लेते हैं। लेआउट जैसे कि हमने आपको बताया कि आर्किटेक्चर मतलब पूरा प्रिपेयर कर देता है, जब ग्राउंड पे मतलब उसको उतारा जाता है तब उसको हम लेआउट करना कहते हैं। आर्किटेक्चर द्वारा जो सब कुछ फिनिश कर दिया जाता है कि हम यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, इसके बगल में कौन सा जगह पे हम स्टोरेज बना सकते हैं, कहाँ पे हम लोगों का रोड मतलब इजीली अप्रोच हो रहा है, कहाँ से हम लोग कितना मटेरियल स्टोरेज रूम में स्टोर कर सकते हैं, सब कुछ मतलब जो आर्किटेक्चर हमको बना के बता देता है, तब हम उसको मेनली यहाँ पे उतारते हैं, तो उसी को लेआउट करते हैं। लेआउट देखिए दो तरीके से होता है, हमने आपको बताया था, पहला सेंटर लाइन मेथड, दूसरा फेस लाइन मेथड, ये भी हम लोग देख लेंगे इसके बाद। तो पहले अब लेआउट जान लेते हैं वो क्या होता है। देखिए लेआउट टॉपिक है आज का, आर्किटेक्चर प्रिपेयर द फाइनल लेआउट। कौन प्रिपेयर करता है, तो आर्किटेक्चर होता है जो फाइनल लेआउट प्रिपेयर करता है। और लाइन आउट, उसी को हम लाइन आउट ड्राइंग भी बोलते हैं, ठीक। विथ रेफरेंस, रेफरेंस यानी कि कहीं से वो अपना, जैसे कि एक मान के चलिए हम बता रहे थे आपको पिछले मतलब अभी थोड़े पहले कि रोड लेते हैं, उसको हम एक फिक्स मान लेते हैं कि हाँ इससे ऊंचा हमारा घर नहीं होगा, तो उसी से रेफरेंस लेके टू द एक्चुअल डिमार्केशन, डिमार्केशन मतलब यही होता है, ठीक। एंड सेटबैक एडजस्टमेंट, उसके उसके अनुसार हम अपना एडजस्टमेंट करते हैं, वो हो गया। एंड फाइनल लेवल, उसके बाद फाइनल लेवल डिसाइड करते हैं कि हाँ हमारा घर रोड यहाँ तक है तो हमारा घर इतना ऊंचा बनेगा या इससे थोड़ा सा नीचे बनेगा, नीचे तो नहीं बनता, जनरली ऊपर ही बनता है, ठीक। एंड अदर डेवलपमेंट वर्क, जो भी हम वहाँ पे बना रहे हैं, जैसे कि स्टोरेज रूम बना रहे हैं या ऑफिस ही बना रहे हैं इंजन का, या कुछ भी चीज़ बना रहे हैं ना, तो उसको हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं, ठीक। फिर इन फाइनल लेआउट, उसका फाइनल लेआउट क्या है, तो द पोजीशन ऑफ मेसनरी वॉल। मेसनरी वॉल किस में यूज होता है, तो जनरली देखिए लोड बेरिंग स्ट्रक्चर था, तो उसमें हमने बताया था ना आपको कि लोड बेरिंग इसमें वॉल यूज किया जाता है, उसकी जगह पे फ्रेम स्ट्रक्चर में कॉलम ले लेता है। तो वही पोजीशन ऑफ मेसनरी वॉल इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर लेआउट कर देते किसका, तो मतलब वही मार्किंग कर रहे हैं हम लोग अब जमीन पे कि हाँ यहाँ से हमारा लोड बेरिंग बॉल स्टार्ट हो गया, ये सेंटर लाइन हो गया, तो इसके अगल बगल इतना दूर तक हमारा बॉल जाएगा, ये सब कुछ हम इसमें मार्क कर रहे हैं ग्राउंड पे, ठीक। एंड पोजीशन ऑफ कॉलम यही हो गया, लोड बेरिंग का हो गया, कॉलम में रहता है, इसे बना देते हैं हम यहाँ पे, पोजीशन ऑफ कॉलम हो जाता। इन फ्रेम स्ट्रक्चर इज मार्क कर दिया हमने। फिर उसके बाद क्या होता है, तो एज पर द लेआउट ड्राइंग, लेआउट ड्राइंग मतलब यहाँ पे हम लोग मार्क कर दिया, उसके बाद अप्रूव्ड बाय द आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट बनाया है आपने द्वारा अप्रूव किया, वो मेजर द डिस्टेंस, यानी कि हम इस पिलर से उस रोड का, यहाँ एक रोड जा रहा है, इस पिलर से ग्राउंड हमारा इतना दूर है, आर्किटेक्चर यहाँ पे 7 मीटर बताया इस पिलर से, तो 7 मीटर तक मतलब 7 मीटर बताया, सॉरी सेंटीमीटर बोल रहे हैं, 7 मीटर बताया, तो हम यहाँ तक आएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक का रोड का डिस्टेंस को बताया, मतलब वैसे ही नाप के हम मार्किंग करते हुए चल जाएंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द परमानेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो रोड है परमानेंट ऑब्जेक्ट उसको ही बोल रहे हैं, विच इज कंसिडर इन कंटूर मैप एज ए बेंचमार्क, यानी कि कंटूर मैप यानी कि जब हम लोग लेवलिंग कर रहे थे ना ऊपर नीचे कहाँ तक होगा कहाँ तक नहीं होगा, तो उसमें कंटूर मैप जो हमने आपने यूज किया था हमने साइड क्लियरेंस से पहले, वही वहाँ उसमें जो हमने फिक्स किया था बेंचमार्क, यानी कि यही जो रोड हमने फिक्स किया था उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो होता है लेआउट पूरा करते हैं अपना, ठीक। कहने का बस इतना ही मतलब था, लेआउट ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, मतलब जो हम फाइनल टच दे रहे हैं ना अपनी जमीन पे नक्शा बनाने के लिए, उसी को पूरा सब कुछ कहने का मतलब ये होता है। देखिए लेआउट में मेन पॉइंट क्या है, तो लेआउट में मेन पॉइंट ये वाला याद रखिएगा जो हम आपको घेर के बता रहे हैं वो वाला, उसके बाद फिर ये भी याद रख लीजिएगा, ना तो तीनों याद लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन इन दोनों पॉइंट को भी लिख के याद करके लिख दीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी मार्क आपको मिल जाएगा। फिर देखिए लेआउट क्या है, तो 2 प्रकार से होता है, कितना, तो 2 मेथड होता है इसका। पहला सेंटर लाइन मेथड, यानी कि इसमें एक लाइन का उपयोग करके सेंटर में जो रहेगा लाइन उसका उपयोग करके, जैसे कि देखिए आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, एक दीवार ले रहे हैं हम, ठीक। इस प्रकार का कोई दीवार ले रहे हैं, सामने एक ऐसा दीवार है, ठीक। उसके सेंटर से कोई एक ना कोई लाइन तो जा ही रहा होगा ना, उस सेंटर के इधर कुछ पार्ट होगा, उस सेंटर के इधर कुछ पार्ट होगा, फिर वैसे ही फाउंडेशन में जाएगा तो वही दीवार मतलब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर ही है, तो कुछ आगे बढ़ेगा, फिर कुछ आगे बढ़ेगा, कुछ आगे बढ़ेगा, जैसे क्योंकि हमने फुटिंग का आपको बताया था कि ऐसे स्टेप बाय चलता है, ऐसे स्टेप बाय चलता है, तो कुछ एक बीच में सेंटर लाइन होगा ना इसके, जिसके इतना इधर और इधर पार्ट सेम होगा, फिर इसके ऊपर जो कॉलम आएगा या बॉल आएगा उसका पार्ट इतना सेम होगा, फिर ऊपर जाके यहाँ पे ऐसे बटेगा तो उसका भी पार्ट इधर उधर सेम होगा। तो यही बोल रहा है कि एक सेंटर लाइन से इधर उधर हम लोग करते हैं। फेस लाइन मेथड में वही क्या होता है, तो हम ये सेंटर लाइन नहीं पकड़ते, हम सबसे आखिरी किनारा पकड़ते हैं, इस किनारे से पकड़ते फिर इतना दूर आएंगे, फिर इतना दूर आएंगे, फिर इतना दूर आएंगे, फिर ऐसे ऐसे करते हुए इसमें आते हैं, इसमें मतलब पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते हुए आते हैं। अब सेंटर लाइन में क्या होता है, हम बीच से ही पकड़ के उसको इधर उधर नाप देते हैं, ठीक।
यही इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें हम कोने का यूज़ करते हैं, यानी कि रेक्टेंगल बना लेते हैं और गुनिया काट देते हैं, इसको बोलते हैं गुनिया काटना, यानी कि 3, 4 और 5। पाइथागोरस पर में आपने पढ़ा होगा कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25 जो होता है, आपने पढ़ा होगा 5 का स्क्वायर जो हो जाता है। तो भाई इस पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज़ इसमें होता है, थोड़ा बहुत थ्योरम का। इसको गुनिया काटना कहते हैं हिंदी में। तो यही हमारा लेआउट था। अब लेआउट में हम लोग देखते हैं कि दो मेथड है, उन दोनों मेथड का हम उपयोग करते हैं। कौन किस किस का? तो सेंटर लाइन मेथड का, फेस लाइन मेथड का। सेंटर लाइन मेथड का देखिए, हम 2 स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है जनरली। कौन सा? तो फ्रेम स्ट्रक्चर और दूसरा क्या है हमारा? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। तो इन दोनों के अंदर आप इन दोनों का उपयोग करते हैं। एक बार हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर का देखेंगे ऐसे, फिर एक बार हम लोग लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का देखेंगे। इन दोनों में पहले फ्रेम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि सेंटर लाइन मेथड जो है फ्रेम स्ट्रक्चर में कैसे वर्क करता है, और सेंटर लाइन मेथड फेस लाइन मेथड जो है वो फ्रेम स्ट्रक्चर में कैसे वर्क करता है। कहने का मतलब यही हुआ। ठीक, हम लेके आते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ ही जाएगा। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। मिटा देते हैं सब एक्स्ट्रा पार्ट जो था हमने मिटा दिया, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक, इंपॉर्टेंट में बस ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा भी नहीं तभी भी चल जाएगा, लेकिन इस पॉइंट को याद जरूर रखिएगा। यही मेन पॉइंट है आपका, और ये भी मेन पॉइंट है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, फिर इसको लिख लीजिए, हम लेके आते हैं उसको, अब तब तक नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, जैसे कि लेआउट में हमने बताया था कि 2 तरीके से करते हैं हम, ऐसा पहला सेंटर लाइन से, दूसरा फेस लाइन मेथड से। तो सेंटर लाइन में हमने आपको बताया था कि कोई परमानेंट स्ट्रक्चर रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटर लाइन फिक्स करते हैं, उसके अगल बगल जितना भी विड्थ हमको फाउंडेशन का चाहिए था उतना विड्थ माप के हम ट्रेंचिंग कर देते हैं। ट्रेंचिंग यानी एस्केवेट कर देते हैं। एस्केवेट करने के बाद जो गड्ढा बनता है उसको ट्रेंच कहते हैं। ठीक, तो वही चीज़ हम लेके आए हैं आपके लिए, वही चीज़ लेके आए हैं क्या? तो सेंटर लाइन मेथड फॉर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। सेंटर लाइन मेथड हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं, तब कैसा होगा इसके बाद हम देखेंगे क्या? तो सेंटर लाइन मेथड फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए हम देख लेंगे सेंटर लाइन मेथड। इसके बाद अभी हम लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का सेंटर लाइन मेथड देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर फिगर भी चल रहा होगा उसका, पहले फिगर ही देख लीजिए आप सब। फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ मतलब ब्रिक का, फिगर में आपने देखा होगा कि ब्रिक का कुछ पिलर बना हुआ है, वो टेम्पररी स्ट्रक्चर रहता है। फिगर में आप कुछ ऐसा देख पा रहे होंगे, यहाँ ब्रिक का पिलर है, फिर यहाँ पे भी ब्रिक का पिलर है, इधर भी ब्रिक का पिलर है, इसके सामने भी ब्रिक का पिलर है, इसके सामने भी ब्रिक का पिलर है, इसके सामने भी ब्रिक का पिलर है। ऐसा डायगोनल कट करके हम लोग यहाँ से ऐसा डायगोनल कट करके मिला दे रहे हैं। मतलब यहाँ बता रहे हैं आपको, ऐसा ही है कुछ फिगर में। ठीक, फिगर में ऐसा ही कुछ था, ऐसा ही कुछ था ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखिए सेंटर लाइन फिक्स कर लिए, उसके बाद हाँ इतना दूर नाप लिए हम लोग, यहाँ तक हम लोगों का जमीन है, इतना दूर नाप लिए। उसका सेंटर लाइन जो हमने फिक्स किया है ना, इसके अकॉर्डिंग उसी के अगल बगल हम लोग यहाँ पे गड्ढा कर लेते हैं। मतलब गड्ढा करने के लिए ऐसे ऐसे कर लेते हैं। इसका अलग से यहाँ पे एक ब्रिक का रहेगा, इसका भी अलग से यहाँ पे एक ब्रिक का रहेगा, इधर भी एक ब्रिक का रहेगा, इधर भी एक ब्रिक का रहेगा, यहाँ से डायगोनल कट। तो उसका फिर इसी में हम लोग नाप लेते हैं कि कितना दूर हमारा फाउंडेशन जाएगा, ऐसे ऐसे करते हुए चल जाते हैं। उसके फाउंडेशन का ब्रिथ को हम वहाँ पे लाइम पाउडर की सहायता से मार्क करते हुए चल जाते हैं, मार्क करते हैं। तो फिर ये जो टेम्पोररी हम पिलर बना रहे हैं ब्रिक का, उसके ऊपर हम वुडन पेज को फिक्स करते हैं। वुडन पेज को एक फिक्स करते हैं, उसके ऊपर नेल रहता है, जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सीधा है कि नहीं है। ठीक, वही चीज़ प्रोसेस है, वो चीज़ हम आपको यहाँ पे मतलब कंसिडर नहीं करवाए हैं, लेकिन फिर भी जितना हमने लिखा है उतना सफिशिएंट है। ये लिखने के बाद आप ड्राइंग बना लीजिएगा, ड्राइंग एक बार फिर से चला देंगे हम, तो ड्राइंग बना लीजिएगा। इतना में आप लोग कन्फर्म 4 नंबर आ सकता है आराम से, जो पूछा तब। वैसे तो पूछता ही एग्जाम में। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग आर फर्स्ट मार्क विद द रिस्पेक्ट ऑफ एनी परमानेंट ऑब्जेक्ट। देखिए पहले हम लोग जो रोड हम अपना परमानेंट मान लेते थे, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो भी प्लॉट है उसका कॉर्नर माप लेते कि हाँ हमको यहाँ से यहाँ लेना है। ठीक, कॉर्नर उसका मतलब कॉर्नर माप लेते हैं बिल्डिंग का कि हमको यहाँ कॉर्नर हमको यहाँ से लेके चलना है। जो जैसे कि देखिए आपको आर्किटेक्चर बना के देगा ना, तो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब लिख के देगा। तो आप कोई जिधर हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर रहेगा उधर के कोने से हम लोग मान के चलिए हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर ईस्ट की तरफ है। ठीक, और ईस्ट और साउथ के बीच में यहाँ पे हमारा कॉर्नर पड़ता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉर्नर को अपने डिसाइड कर लेंगे कितना दूर है कितना दूर नहीं है। ठीक, एंड लेंथ ऑफ साइड ऑफ द प्लॉट इज चेक्ड बाय द डायगोनल कट चेक। ठीक है, हम प्लॉट का यहाँ पे ठीक मान लिए कॉर्नर यहाँ पे हमारा, उसका डायगोनल जो हम आपको बता रहे थे पाइथागोरस थ्योरम 4 5 6 3 4 5, वैसे करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही सभी साइड जो हम माप रहे हैं कॉर्नर का ऐसे ऐसे करके नापे हैं वो ठीक तो है ना। अगर यहाँ पे कुछ 5 से बढ़ के आ जाए या 4 से यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ के आ जाए, 4.12 आ गया, तो इसको 4 करेंगे हम लोग, पूरा सीधा करेंगे, इसको भी पूरा सीधा करेंगे, तब जाके ये डायगोनल। अगर जो 5 आ जाता तो सर्टिफाइड है हमारा। ठीक, देन द सेंटर लाइन ऑफ द लोड बेरिंग वॉल, उसका जो हम होता है ना कि यहाँ पे हम लोग इतना कर लिए, डायगोनल चेक कर लिएगा जो सही आ गया, तब हम सेंटर लाइन जो रहता है वॉल का
वो डालते हैं ऐसे करके, ठीक। वॉल आर मार्क्ड ऑन द ग्राउंड बाय द लाइम पाउडर विथ मिक्स्ड साइड। लाइम पाउडर यानी कि चूना जो होता है ना हमारा, आपने चूना तो देखा ही होगा, चूना मतलब कोई भी फंक्शन ही होता है हमारा, मतलब कि जैसे कि देखिए आसम ने देखा होगा कि कुछ बड़ा त्यौहार है या कुछ रहता है, तो नगर पालिका रोड के बगल में चूना डलवाता है। मस्जिद में जैसे कि नमाज रहता है, कुछ बहुत मतलब ईद उल कुछ नमाज रहता है, जैसे कि नमाज के नाम नहीं पता हमको उतना, क्योंकि हम हिंदू है, सॉरी। तो उस अकॉर्डिंग से बोल रहे हैं कि नमाज रहता है, तो आप देखे होंगे कि चूना लेते हैं, म्यूनसिपालिटी वाला ऐसे गिराते हुए चल जाता है, डायरेक्शन दिखाता है। छठ पूजा में आप सबसे प्रसिद्ध बिहार का छठ पूजा में आपने देखा होगा कि डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग चूना का उपयोग करते हैं। जो मार्किंग करते हैं ना जिस चीज़ से, उसी को चुनाव कहते हैं। उसी वही मार्किंग हम यहाँ पे करते हैं कि जो जैसे कि हमारे सेंटर लाइन ऐसे फिक्स हुआ, ठीक। तो उसके बाद यहाँ एक रस्सी रखेंगे, उसके ऊपर से चूना चूना और सैंड का जो मिक्सचर है उसको ऐसे गिराते हुए चल जाएंगे, वहाँ पे वो मार्क बन जाएगा हमारा। तो वो सैंड के साथ मिक्स होना, क्योंकि देखिए सैंड के साथ इसलिए मिक्स किया जाता है ना, तो वहाँ पे क्योंकि हमको मान के चलिए चूना है, वहाँ पे डैम्प रहेगा, गीला मिट्टी रहेगा, तो धीरे 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 अवशोषित कर लेगा चूना को, उसका कलर चेंज कर देगा। क्या पता हमको उतना पता ना चले, लेकिन सैंड वहाँ पे उपलब्ध रहेगा तो थोड़ा सा देखने में लगेगा ना कि हाँ यहाँ पे हम लोग मार्किंग किए थे। तो इसलिए हम सैंड के साथ मिक्स करते हैं, और ज़्यादा यूज़ कर सके इसलिए भी मिक्स करते हैं। इसका दो कारण होता है। द फाउंडेशन विथ, उसके बाद क्या है, द फाउंडेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर लाइन, जो हमने सेंटर लाइन डिसाइड किया था उसके रिस्पेक्ट में जो फाउंडेशन ब्रिथ हम लेना चाह रहे हैं। जैसे कि आर्किटेक्चर बताया कि जो सेंटर लाइन हम लेंगे ना, उससे 500 मीटर इधर, 500 सेंटीमीटर इधर जाना है, 500 सेंटीमीटर इधर जाना है, सेंटीमीटर बोले सॉरी, 500 इधर जाना है, 500 इधर जाना है, यानी कि 50 सेंटीमीटर इधर, 50 सेंटीमीटर इधर हमको जाना है। तो 50 सेंटीमीटर इस सेंटर लाइन से हम इधर जाके एक लाइन खींच देंगे, फिर 50 सेंटीमीटर इधर जाके हम एक लाइन खींच देंगे। इतना दूर में मतलब हमारा फाउंडेशन बनने वाला है। वो चीज़ ये बताना चाह रहा था आर्किटेक्चर। तो वही सेंटर लाइन के रिस्पेक्ट में ही हम फाउंडेशन का बिड्थ रहेगा जो ले लेंगे। फिर ऑफ द लोड बेरिंग वॉल इस मार्क ऑन ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर वैसे ही मार्क कर लेंगे, जैसे धागा रख के चूना पत्थर का चूना का यूज़ करके, सॉरी सैंड के साथ जो मिल रहा था उपयोग करते, तो वैसे ही उसी प्रकार इसको भी कर लेंगे। आफ्टर दिस ट्रेंच इज एक्सकेवेटेड। ट्रेंच मतलब कहने का हुआ ना कि जैसे कि देखिए हम आपको बताए फाउंडेशन में कि इतना दूर हम गड्ढा खोदते हैं, तो ये गड्ढा जो हम खोद रहे हैं ना, खोदने के बाद जो एक गड्ढा बना ना, इसी को हम ट्रेंच कहते हैं। और जो गड्ढा से जब मिट्टी निकाल रहे थे हम खोद के, उस खोदने की प्रक्रिया को हम एक्सकवेशन कहते हैं। एक्सकवेशन या एक्सकवेटेड कहना करते हैं, एक्सकवेशन कहते हैं, ठीक। और ये जो मतलब गड्ढा बनेगा, गड्ढे को हम लोग ट्रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ट्रेंच कहते हैं। गड्ढे का टेक्निकल नाम क्या है? तो ट्रेंच है। फिर देखिए अगर सेंटर लाइन जो होता है ना हमारा, बहुत ज़्यादा केयरफुली से हमको बनाना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर हमारा मेनली मान के चलिए तो पूरा बिल्डिंग है। क्योंकि देखिए बिल्डिंग का नींव ही क्या है? तो फाउंडेशन है। फाउंडेशन ही हम लोग अच्छा से नहीं देंगे तो ज़्यादा चांसेस रहेगा कि ये मतलब हमारा बिल्डिंग फेल कर जाए। अब लेगा फाउंडेशन किस पे निर्भर करता है? तो सेंटर लाइन पे निर्भर करता है कि सेंटर लाइन हम ठीक से नापा है कि नहीं नापा। सेंटर लाइन नापेंगे तभी ना उसको फाउंडेशन का बिड्थ हम लोग ले रहे हैं। तो वही सेंटर लाइन पे हम लोग केयरफुली मार्क करते हैं और केयरफुली उसको बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए हम लोग मतलब अच्छा से बनाने के लिए, एक्यूरेट बनाने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं? तो थियोडोलाइट का उपयोग कर रहे हैं। ए थियोडोलाइट शुड बी यूज्ड फॉर एक्यूरेट सेंटर लाइन मार्किंग। थियोडोलाइट आपने मतलब सर्वेइंग में पढ़ा ही होगा कि लेवलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है, मार्किंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। थियोडोलाइट देखिए कुछ इस प्रकार रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, इधर भी थोड़ा सा निकला हुआ रहता है, कुछ इसी प्रकार थियोडोलाइट रहता है जिससे हम लोग मतलब कि मार्किंग करने के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं। सॉरी, सेंटर लाइन मार्किंग करने के लिए हम उसको उपयोग कर सकते हैं। फिर से सेंटर लाइन का फिर दोबारा हम आपके स्क्रीन पे चला रहे हैं। इतना सब देखिए, उसमें फिर एक पिलर जो है एक्स्ट्रा वो हो गया, और जो उसके ऊपर एक नेल दिख रहा होगा वो हो गया सेंटर लाइन। उसमें आप अच्छा से देख पा रहे होंगे, ये सब चीज़ देख पा रहे होंगे मार्कर के कैसे क्या होता है प्रोसीजर, ये सब लिख लीजिएगा। उसका जो सेंटर लाइन का जो फिगर है वो बना लीजिएगा, ठीक। इन दोनों को नोट कीजिए। तब तक हम उसका नेक्स्ट लेके आते हैं। नेक्स्ट में जो इसका क्या आएगा, यहाँ पे बस फ्रेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जाएगा, फ्रेम स्ट्रक्चर आ जाएगा। किसका? तो सेंटर लाइन मेथड से हम लोग जो फ्रेम स्ट्रक्चर कर रहे हैं उसमें भी जनरली एक ही चीज़ होता है कि कॉर्नर को पहले मापते हैं, फिर प्लॉट का साइज को नापते हैं। उसका जो यहाँ लोड बेरिंग का जो मार्किंग कर रहे हैं ना हम लोग, उसकी जगह पे पिलर्स और कॉलम का मार्किंग कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं कि कॉलम का यूज किया जाता है। तो एक कॉलम का मार्किंग कर देते हैं सेंटर लाइन मेथड के थ्रू। तो एक कॉलम का मार्किंग करना ही फ्रेम स्ट्रक्चर में सेंटर लाइन मेथड से कॉलम का मार्किंग करने क्या कहलाता है? तो सेंटर लाइन मेथड फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर और सेंटर लाइन मेथड फॉर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो आपके सामने है यहाँ पे। उसमें भी थियोडोलाइट का उपयोग कर सकते हैं, इसमें भी थियोडोलाइट का उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, बस वहाँ पे पिलर का उपयोग करते हैं वो डिफरेंस हो गया, और यहाँ पे लोड बेरिंग बॉल का उपयोग करें वही डिफरेंस है बस, और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता। आप इसको उतारिए, आप उसको भी आसानी से समझ आएगा। हाँ, ये मान सकते हैं कि जो हमारा फेस लाइन मेथड है उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन उसको भी आसानी से समझ आइएगा, हम लोग अच्छा से समझाएंगे आपको, ठीक। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।
चलिए दोस्तों, अब सेंटर लाइन का दूसरा देख लेते हैं। सेंटर लाइन में जो हम आपको बता रहे थे कि मतलब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के बारे में हमने बता दिया था। उसके बाद उसी में हमने बताया था कि फ्रेम स्ट्रक्चर उसी की तरह होता है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस उसमें वॉल की जगह कॉलम का उपयोग कर लिया जाता है। यानी कि फ्रेम स्ट्रक्चर जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, इसमें बस वॉल की जगह कॉलम का उपयोग कर लेंगे और सेम सब चीज़ रहेगा। ठीक, उसका फिगर भी आप देख लीजिए पहले, जैसे उसमें दिखाया तो ऐसे पहले आप फिगर देख लीजिए। फिगर में आप लोग देख पा रहे हैं कि एक वुडन रेल है, मतलब कि चारों चारों तरफ ग्राउंड का एक वुडन रेल है। उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो सेंटर लाइन है कॉलम है उसका सेंटर लाइन फिक्स कर रहे हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ है। फिर उसके बाद कॉलम का जो पीठ है, मतलब कि कितना बड़ा हमको गड्ढा खोदना है, वो चीज़ फिक्स कर लिए। फिर गड्ढा खोद लेंगे, उसके बाद फाउंडेशन डाल देंगे उसी में। और साफ फिगर देख चुके हैं आप। फिगर हटाते, फिगर हटाने के बाद पहले यहाँ पे समझाते, फिर फिगर दोबारा चला देंगे आपके लिए। देखिए यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या है, तो सेंटर लाइन मेथड फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए है। तो इसमें भी देखिए पहले जो पहला पॉइंट था ना, उसमें वैसे सेम का सेम पहला पॉइंट इसमें है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग का जो भी कॉर्नर रहेगा, फर्स्ट मार्क विद द रिस्पेक्ट टू एनी परमानेंट ऑब्जेक्ट, किसी भी परमानेंट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमको बिल्डिंग का जो कॉर्नर रहेगा उसको मेजर कर लेंगे। एंड लेंथ ऑफ साइड, वही लेंथ ऑफ साइड मतलब पूरा जो हम हमारा जितना भी साइड है उसका पूरा लेंथ जो रहेगा ऑफ साइड द प्लॉट, मतलब प्लॉट का जो भी रहेगा इज चेक बाई डायगोनल चेक, मतलब यही डायगोनल चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तीन चार जो भी बता रहे 3 4 5 पाइथागोरस पे टू अचीव बेटर एक्यूरेसी, मतलब अच्छा हमको यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त हो सके, एक्यूरेसी हमारा बहुत अच्छा हो सके, मतलब कम से कम खराब होने का चांसेस रहे, इसलिए हम इसको डायगोनल चेक को करते हैं। सेंटर ऑफ द ईच कॉलम, मतलब सभी कॉलम का, जैसे कि देखिए मान के चलिए हम यहाँ पे प्लॉट किए अपना, ठीक, हमारा मकान इतना दूर में बनने वाला है, हम यहाँ पे प्लॉट किए। अब फ्रेम स्ट्रक्चर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो उसका क्या कह रहा है, इतना दूर हम लोग कर लिए, ठीक, अचीव कर लिए अपने प्लॉट में सब कुछ कर लिए। तो सेंटर ऑफ द ईच कॉलम विथ रिस्पेक्ट टू वुडन प्लैंक रेलिंग आर मार्क्ड बाय द लाइम पाउडर थ्रोली मिक्सड विथ सैंड। अब देखिए हम लोग यहाँ पे मान के चलिए हमको यहाँ पे कॉलम बनाना है, उसके लिए हम इसके अगल बगल जो भी था ना, हम वुडन रेल ये मान के चलिए बिछा दिए, ठीक। फिर यहाँ से हम लोग जो होगा ना इस लाइन से ऐसे ऐसे मापेंगे और यहाँ तक ऐसे आके माप लेंगे। फिर यहाँ से ऐसे माप लेंगे, जहाँ ये कटेगा बीच में वहीं पे हमारा कॉलम या पिलर बनेगा। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखिए इसी को बनाने के लिए हम लोग, मतलब इसका तो बोर्ड रेल का जो उपयोग होता है, लाइम पाउडर का उपयोग करते हैं इसी को बनाने के लिए। यहीं पे हम कॉलम पीट बना के खत्म कर देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, तो देन मार्किंग ऑफ द साइज, यानी कि यही जो है मार्किंग ऑफ द साइज ऑफ फाउंडेशन पीट यानी कि यही जो हम जगह बना रहे हैं वही टू बी एक्सकवेटेड फॉर कॉलम डन बाय द पाउडर, कॉलम इज डन बाय लाइम पाउडर से हम इसको मार्क कर देते हैं ताकि हम फाउंडेशन जो अपना है, मतलब फाउंडेशन के लिए जो हम पिलर का उपयोग करेंगे उसको इसका वेट कर सकें। इसलिए हम लोग, मतलब इसमें देखिए जनरली क्या डिफरेंस आपको क्या दिखा, बस जनरल आपको डिफरेंस क्या दिखा कि हम यहाँ पे वुड रेल का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पे पिलर का उपयोग कर रहे थे, ब्रिक पिलर का जो टेम्प्रोरी होता है। फिर उसका देखिए पहला पॉइंट तो इसमें सेम ही था, सेकंड पॉइंट में हम लोग वहाँ पे जो लोड बेरिंग वॉल था उसका सेंटर लाइन हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे जो कॉलम है उसका सेंटर लाइन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे वुड रेल था, विथ रिस्पेक्ट टू वहाँ पे क्या था जो परमानेंट स्ट्रक्चर हम लोग जो बना रहे थे उसके अकॉर्डिंग था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम का जो साइज है, उसको नाप रहे हैं हम लोग सेंटर लाइन से, और वहाँ पे सेंटर लाइन से हम अगल बगल का ब्रिथ नाप के फाउंडेशन को फिक्स कर रहे थे। बस यही दोनों अंतर था। देखिए आपके इसका फिगर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, इसमें भी देखिए वही फिगर में भी वही चीज़, मतलब सेम चीज़ बता रहा होगा कि इधर वुड एंड रेल प्लैंक है। फिर उसके बाद 1 मीटर का डिस्टेंस के बाद जो फाउंडेशन ब्रिथ है वो डाला गया है। फिर उसके बाद सेंटर लाइन को काटा गया है, इधर मतलब जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे पिलर का जो डायमेंशन है वहाँ पे बता रहा होगा कि यहाँ पे ये है वो है। इस फिगर में भी आप लोग समझ चुके होंगे देख के। ऑल्सो अब हम लेके आते हैं अपना सेकंड, क्या तो फेस लाइन मेथड लेके आते हैं। फेस लाइन मेथड में हम लोग देखेंगे, फेस लाइन मेथड में भी पहला हम लोग देखेंगे क्या तो फेस लाइन मेथड फॉर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, और फिर दूसरा फेस लाइन मेथड फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर। उसका प्रिकॉशन देख लेंगे, उसका ये 4.1 जो आपका है वो समाप्त हो जाएगा। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिगर जो देख रहे थे उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं तो पीछे जाते हैं, थोड़ा सा पीछे जाके आप वो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर थोड़ा सा पीछे जाके उस फिगर को नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों बना लीजिएगा। तब आप इसको उतारिए, हम लेके आते हैं। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं फेस लाइन मेथड। फेस लाइन मेथड में हम लोग पहला देखेंगे क्या तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के लिए हम फेस लाइन मेथड देखेंगे। और आपको दिख रहा होगा, एक बार फ्यूज हो चुका है, ठीक, तो मतलब आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए। फेस लाइन मेथड में देखिए जनरली इसमें भी वैसे किया जाता है, लेकिन जो होता है ना इसका कॉर्नर, सबसे पहले हम इधर बाहरी वाला एक्सटर्नल पार्ट को मेजर करते हैं, फिर उसे धीरे धीरे अंदर करके ले आते हैं। और कॉर्नर में होता है, देखिए इसका फिगर भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, कॉर्नर वाला हम बोर्ड की सहायता से यहाँ यहाँ मार्किंग कर रहे हैं, यहाँ मार्किंग कर किए हुए हैं। अब फिगर हटाते, फिगर हटाने के बाद ये देख लेते हैं पहले क्या तो फेस लाइन मेथड फॉर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर सिमिलर टू द सेंटर लाइन मेथड बट हेयर
द सेंटर लाइन इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, यहाँ पे सेंटर लाइन को मतलब हम टेकन नहीं करते हैं। इन दिस मेथड लेआउट इज स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल फेस ऑफ वॉल इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल फेस जो रहता है वॉल का, उसका मतलब बाहर से स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें लेआउट करना। चेक द राइट एंगल, मतलब यहाँ पे राइट एंगल जो होता है कॉर्नर का, उसको चेक करते हैं बाई टेकिंग द टेप। टेप लेके, यानी कि टेप, अब सर्वे में आपने टेप चेन ये सब पढ़ा है ना, तो उसका ही टेप का यूज करते हुए एंड टेप टेप एंड मार्किंग, जो उसका फिर हम मार्क करते, मार्किंग द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किस प्रकार करते हैं हम लोग, तो वही 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5 इसका पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए, ताकि जो हमारा ये राइट एंगल है वो अच्छा से बन जाए। सच डैट गिव्स द करेक्ट राइट एंगल एट द कॉर्नर। कॉर्नर का जो है हम करेक्ट राइट एंगल दे सके, जो हमने लेआउट किया था उसके द्वारा। ठीक, फिर उसका इसमें हम कॉर्नर को एक ही तरीके से नहीं, दो तरीके से नाप सकते। किस प्रकार, तो सेकंड मेथड टू चेक द राइट एंगल ऑफ कॉर्नर ऑफ लेआउट यूज टू थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का उपयोग करते हैं इसमें। थियोडोलाइट हम उसमें भी उपयोग कर रहे थे लोड बेरिंग में, यहाँ पे भी हम थियोडोलाइट का उपयोग करते हैं। ईच फेस, मतलब जो इसका फाउंडेशन का जो, देखिए जैसे हम फाउंडेशन बना रहे थे, तो इसका ईच फेस, इधर वाला और इधर वाला जो फेस रहेगा ना, वही ईच फेस ऑफ द फाउंडेशन ट्रेंच इज मेजर्ड फ्रॉम द ईज ऑफ प्लॉट एंड फिक्स बाय द वुडन पेज। जैसे कि यहाँ पे हम लोग, हाँ इसी में देखिए हम यहीं पे बताते हैं। ईच फेस ऐसे करेंगे, फेस का एक यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, कॉर्नर बनाएंगे, फिर एक बार यहाँ से करेंगे। यहाँ पे हम वुडन ट्रेंच लगा देंगे, मतलब एक पेज लगा देंगे कि हमको यहाँ चाहिए, यहाँ पे भी इसका वुडन पेज लगा देंगे। ऐसे करते इधर लेके आएंगे, लेकिन पेज लगाने के बाद यहाँ लगा देंगे, यहाँ से ऐसे से इधर पेज लगा देंगे, ताकि हमारा जो है डायमेंशन अच्छा से करेक्ट रह सके। दिस मेथड इज नॉट कॉमनली यूज। ये मेथड मतलब कॉमनली यूज नहीं होता, क्योंकि टफ है, देख रहे हैं कितना कितना लाइन खींचना पड़ेगा। इससे बढ़िया सेंटर लाइन खींचे अगल बगल करके हम इसको आराम से निपटा सकते हैं। तो यहीं पे फेस लाइन मेथड का मतलब पहला जो टॉपिक है क्या, तो फेस लाइन मेथड फॉर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, वो कंप्लीट होता है। आपके स्क्रीन पे जो फिगर चल रहा था, फिगर देखिए, आप इसको उतार लीजिएगा, उसका फिगर देख लीजिएगा। हम आगे वाला लेके आते हैं। चलिए दोस्तों, अब सेकंड मेथड देख लेते हैं। इसमें किसी में फेस लाइन मेथड में जो हम फ्रेम स्ट्रक्चर के बाद, मतलब लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के बाद फ्रेम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं तो 2 ही पॉइंट लिखा है, इसमें ज़्यादा है भी नहीं, ये मतलब जनरली यूज़ भी नहीं होता, इसलिए इसको कम ही लिखवाया है। आप इसका देख लीजिए, उसका प्रिकॉशन हम पढ़ा देंगे, फिर ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे। प्रिकॉशन देख लेते हैं, मतलब ये देख लेते हैं। इन दिस मेथड लेआउट इज स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल फेस ऑफ कॉलम। देखिए उसमें वॉल से कर रहे थे, इसमें कॉलम से कर रहे थे, यानी कि जो कॉलम है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसमें वॉल था जो एक्सटर्नल फेस, यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। ईच फेस ऑफ द कॉलम फुटिंग इज मेजर्ड। देखिए हम आपको क्या बताए थे कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप रहता है। जो सबसे आखिरी वाला हम डालते हैं ना यहाँ पे, ये इसके ऊपर ऐसे रहता है, तो इसको हम फुटिंग बोलते हैं। ये जो सबसे आखिरी में दिया रहता है, ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कंक्रीट जैसे कि कंक्रीट करने का मतलब सीमेंट, बालू और गिट्टी तीनों का मिला के बना हुआ रहता है। फिर आरसीसी मतलब कि रेनफोर्स कंक्रीट, मतलब कि उसमें छड़ भी डला हुआ रहता है, ऐसे चटाई की तरह बिछा दिया जाता है। फुटिंग उसी बोलते हैं। मेथड फ्रॉम द एज, मतलब एकदम नीचे से मेजर करके ऊपर तक लेके आते हैं, यहाँ तक फुटिंग रहता है, उसके बाद कॉलम का ऐसे लेके आते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे मिट्टी भर देते हैं, ठीक, ऑफ द प्लॉट मतलब आखिरी से, एंड देन इट इज मार्क्ड ऑन द ग्राउंड पे ऐसे फिर हम लोग मार्क कर देते हैं। देखिए ऐसे मार्क कर देंगे प्लॉट, यानी कि यहाँ से आखिरी से हम लोग मेजर करेंगे और फिर यहाँ पे मार्क कर देंगे कि हमको इतना दूर में फुटिंग चाहिए थे, फिर इतना दूर में फुटिंग चाहिए हम लोगों को, इतना दूर में हम लोगों को फुटिंग चाहिए, इधर से इतना दूर, इधर से इतना दूर, बीच में इतना इतना डिस्टेंस करके, तो यहाँ पे फुटिंग कर लेंगे, फिर इतना दूर में पिलर रह जाएगा हमारा। यही फेस लाइन मेथड था, इतने में ही फेस लाइन मेथड ये खत्म होता है। उसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं हमारा फेस लाइन मेथड के बाद प्रिकॉशन जो है हमारा, किसमें जॉब लेआउट पे जो हम प्रिकॉशन करें। देखिए लेआउट कर रहे हैं, उसमें प्रिकॉशन हम लोगों को कौन कौन सा चाहिए, क्या क्या चाहिए। थोड़ा आवाज़ हो रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा, हेडफोन लगा के सुनिएगा, ठीक। प्रिकॉशन हम लोगों का देखना है। चलिए हम लोग प्रिकॉशन लेके आते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे थे प्रिकॉशन, हमको लास्ट टॉपिक देखना था, अपना लास्ट टॉपिक प्रिकॉशन देखते हैं। उसका जॉब लेआउट आपका जो है पूरा वो यहीं पे पॉइंट समाप्त हो जाएगा। पॉइंट समाप्त होगा तो उसका दिए नहीं कि अभी इसको छोड़ देना है कि हाँ हो गया गया,
ये नहीं, उसको पढ़िएगा, रेगुलर देखते रहिएगा। उसके बाद फाउंडेशन स्टार्ट करना। देखिए फाउंडेशन में हम लोग मतलब जानते हैं, जॉब लेआउट प्रिपेयर कर लिया, हम नक्शा बना लिया, नक्शा का जमीन पर उतार दिए, चुना लाइम और सैंड मिला के जो हम लाइन डाल रहे थे उसकी सहायता से। फिर उसके बाद हमको क्या वहाँ पे गड्ढा खोदना होना, जो ट्रेंच हम एक्सकवेशन कर रहे थे उसको अर्थ बोलते हैं। नेक्स्ट में हम अर्थ पढ़ा देंगे, एक वीडियो का पूरा अर्थ पे जाएगा। उसके बाद फिर फाउंडेशन स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। हमारा क्या आज का टॉपिक, प्रिकॉशन वाइल मार्किंग लेआउट ऑन ग्राउंड। मतलब हम जब ग्राउंड पे जो नक्शा देखें, नक्शा जैसे कि हमने आपको बताया था स्टोरेज यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा फाउंडेशन। हम फेस लाइन मेथड से जो देखें अभी कि फेस लाइन मेथड से फेस लाइन मेथड एंड सेंटर लाइन मेथड से लोड बेरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर में जो देख रहे थे कि हाँ ऐसे रहता है कुछ, इधर पिलर बनाया हमने, इधर पिलर बनाया, टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर इधर बनाया, इधर बनाया, फिर एक जगह ऐसे काट रहे थे, यहाँ पे बना रहे थे। तो इन सब चीज़ों को जो हम मार्किंग कर रहे हैं ना, उसी इन सब चीज़ों को मार्किंग करने के दौरान हमको कौन कौन सा प्रिकॉशन यानी सावधानियां रखनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा चमक रहा होगा आपको, यहाँ पे सावधानियां लिख लीजिएगा। होप सो दिख रहा होगा, नहीं तो लिख लीजिएगा। प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां कौन कौन सी चीज़ों मतलब सावधानी बरतना चाहिए, वही होता है। नहीं बोलते हैं कोई भी, जैसे हम सब लैब करते हैं तो उसमें सबसे आखिरी में लिखा जाता है प्रिकॉशन कि आप ग्लव्स पहनिए, अपना आइज मतलब आइज को मतलब ओपन नहीं रखिए, सनग्लासेस लगाइए, ये वो, या बेल्डिंग करते समय हमें ब्लैक कलर का चश्मा दिया जाता है। तो वही प्रिकॉशन हम वहाँ पे सावधानी हमको बताया जाता है ताकि हमारा आँख खराब ना हो, हमको करेंट ना लगे, ये सब चीज़। तो वही प्रिकॉशन इसमें भी होता है कि इसमें तो बिल्डिंग में हम जब बिल्डिंग का लेआउट कर रहे हैं तो उसमें भी प्रिकॉशन करना है। लाइम हम डाल रहे हैं तो कितना मात्रा में डालना, मतलब कैसे डालना कैसे नहीं डालना, वो सब कुछ इसमें देख लेते हैं अभी। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बाय स्टील टेप। स्टील टेप यानी कि जैसे देखिए आपने देखा ही होगा, स्टील टेप वैसा रहता है जैसे कि मिस्त्री एक तरफ से पकड़ा के ऐसे खींचता फिर छोड़ता तो जाके घूम के लग जाता है, एक छोटा सा बॉक्स जैसा रहता है। अभी तो नहीं है लेकिन बाद में आपको कभी दिखाएंगे कि स्टील टेप किसको कहते हैं, ठीक। तो वही उस स्टील टेप में आपने देखा होगा कि अगर जो वो ज़्यादा हीट होगा तो मेटल का तो बना हुआ रहता है, स्टील का, स्टील अपने आप को इलेंग्रेट करेंगे यानी फैलने की कोशिश करेगा ना, तो वहाँ पे करेक्ट मेजरमेंट हमको लेना होता है। उसमें हमेशा करेक्शन हमको इरर मतलब लेके चलना होता है। आप सर्वेइंग पढ़ रहे हो तो उसमें इरर आपको जरूर बताया गया होगा चैन और टेप में, ठीक। उसका देखिए मेजरमेंट में हमको क्या डिस्टेंस जो करना होता है स्टील टेप से करेक्ट करना होता है। करेक्ट फिक्सिंग ऑफ प्लॉट बिकॉज प्लॉट बाउंड्री विथ द हेल्प ऑफ लोकेशन ऑफ स्केच। यानी कि ये देखिए अब जैसे कि हमारा यही मान के चलिए यही जगह है हमारा, ठीक, बाउंड्री है हमारे प्लॉट का, हमको ये करेक्ट फिक्स करना है। यानी कभी यहाँ से फिक्स किया, यहाँ से फिक्स किया और दूसरे की जमीन पे जाके इतना दूर चढ़ गए तो नहीं, या अपनी जमीन इतना दूर छोड़ दे, वैसे नहीं, हमको प्रॉपर फिक्स अपना बाउंड्री फिक्स करना होता है प्लॉट का कि कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक नहीं है। उस हिसाब से फिर हम अपना चुना जो हम बोल रहे थे लाइन लेके सैंड लेके मार्किंग कर लेते कि यहाँ तक हमारा बाउंड्री है। फिर उसके अनुसार पे हम यहाँ पे सेंटर लाइन मेथड और फेस लाइन मेथड को करते हैं, मतलब अपना लागू करते हैं। फिर यूज लेवल डंपी लेवल। देखिए लेवल करने के लिए हमको डंपी लेवल एक मतलब जो बता रहे थे आपको जैसे छोटा लग रहा था ना, उसी प्रकार का एक लेवल इंस्ट्रूमेंट होता है। डंपी लेवल आप लेवलिंग सर्विंग पढ़े हैं तो उसमें लेवलिंग में आएगा। देखिए सर्विंग का थोड़ा थोड़ा इसमें भी यूज होता है। आप ये सब सब्जेक्ट आपस में कंबाइंड ही है, मतलब एक तरीके से मान के चलिए तो, लेकिन फिर भी आपको अलग अलग सेपरेट पढ़ाएगा, अलग अलग तरीका है। इसमें प्रिकॉशन देख रहे हैं इसलिए इसमें पढ़ना है ये सब। उसका देखिए करेक्ट मार्किंग ऑफ फेस लाइन मेथड एंड सेंटर लाइन मेथड। देखिए अभी बता रहे थे आपको कि फेस लाइन मेथड और सेंटर लाइन मेथड को करेक्ट मार्किंग करना है। करेक्ट मार्किंग कब होगा, जब हम प्लॉट का लोकेशन स्केच के हिसाब से बाउंड्री जो होगा वो सही बैठेगा, वो सही होगा तो हमारा ये भी सही होगा। फिर क्या, टेकिंग ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट। जैसे कि टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट कहने का मतलब वो जैसे कि हम आपको एक ही फिक्स लोकेशन हम बता रहे थे कि यहाँ रोड है, रोड के अनुसार इधर से हम फिक्स कर ले रहे हैं। उसके अलावा हम आसपास देखेंगे कि रोड के अलावा और क्या चीज़ है जो कि मतलब पहले से बना हुआ है, पहले से वहाँ पे फिक्स है। मान के चलिए कोई मंदिर है, जनरली रोड या मंदिर या रेलवे स्टेशन इन सब चीज़ों के आधार पर हम अपना लेवल जो होता है ना ग्राउंड का वो फिक्स करते हैं। इंडिपेंडेंट मेजरमेंट वही कह रहा है कि टू डिस्टेंस मतलब दोनों से हम डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं, उसके अनुसार हम बता लेते हैं कि हाँ ये हमारा सही है। या अगल बगल कोई और मतलब प्लॉट है उसका मार्किंग किया हुआ है या बाउंड्री डाला हुआ है तो उसके अनुसार हम अपना डिस्टेंस यहाँ से मेजरमेंट कर लेते हैं। यानी कि वो चीज़ जब पहले से फिक्स हो चुका है उसके आधार पर हम अपना डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं कि हमारा प्लॉट कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। तो एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट मेजरमेंट हमको लेना चाहिए कि हाँ ये हम सही किए हैं कि नहीं किए हैं। डायगोनल चेक फॉर इंडिविजुअल रूम पोजिशन एज वेल एज बॉल वेल कंप्लीटेड। डायगोनल चेक देखिए क्या था, डायगोनल चेक जो हम आपको बता रहे थे कि पाइथागोरस प्रमेय लगा के 3 4 5 कंप्लीट करते हैं तो वही डायगोनल चेक हमको कम से कम हर रूम का करना चाहिए। कि रूम का देखिए इसलिए करना चाहिए ना क्योंकि रूम का हम करेंगे तो अभी ना हमको पता चलेगा कि रूम में मतलब जो चीज़ हम रूम मतलब जो सा हम रूम बना रहे हैं वो स्ट्रेट है कि नहीं है। अगर मान के स्ट्रेट नहीं रहा तो क्या पता ऊपर जाके बॉल हमारा टेढ़ा जाने लगे थे तो उससे हमारे घर का जो मतलब लुकिंग है जो अपीयरेंस है वो खराब हो जाएगा। फिर हमारा घर का सस्टेन मतलब जो भी होगा सस्टेन मतलब जितना वो लोड सस्टेन करना चाहिए उतना लोड सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्या पता टूट जाए भविष्य में। तो भाई मतलब उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज आ जाएगी। मान के चले बस यही है, ठीक। यूज ऑफ करेक्ट प्लम्ब बॉब फॉर
ट्रांसफरिंग पॉइंट ऑन ग्राउंड। प्लम्बोव का मतलब देखिए, जो आप मिस्त्री सबका आप देखे होंगे कि एक ऐसा रहता है फिर ऐसे लटका देता है। देखिए प्लम्बोव का फिगर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, प्लम्बोव का फिगर आप देख लीजिए, आप देखे ही होंगे इसको ऐसे। देखिए ये क्या है, इसी का यूज़ करके ना जो भी मिस्त्री होता है दीवार को देख चेक करता है ऐसे करके कि हाँ ये सीधा है कि नहीं है। यहाँ एक पिन सा रहता है, उसको एक वॉल में इधर टच करता है, वॉल में ऐसे टच करता है, पिन सा रहता है जो वॉल में टच करता है, उससे धागा निकलता है, उसको नीचे लटकाता है। उसमें जो भी एक लट्टू सा संरचना रहता है वो अगर जो दीवार में लग जाता है वहाँ से वहाँ तक तो ठीक है। लट्टू हल्का सा भी नहीं लगता तो फिर ऊपर अलग ईटा को ठीक करता है वो, जिसके अनुसार पे हम प्लम्बो यूज़ अच्छा से करना चाहिए। इसलिए हमको अगर प्लम्बो अच्छा से यूज करेंगे तो हम पॉइंट को आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे। कैसे, देखिए मान के चलिए हम नक्शा लिए, ठीक, उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भी हम मतलब चेनिंग किए हैं उसके आधार पे हम इसको यहाँ पे खड़ा कर दिए हैं। स्टाफ को, स्टाफ सर्वे में आप पढ़े होंगे कि एक ग्रेड होता है जो 2 मीटर का होता है, परसेंटेज होता है कितना, तो वही स्टाफ हम खड़ा कर दिए। अब यहाँ के अनुसार हम है, यहाँ से हमको एक ऐसे निकाल लिए हैं, कुछ रेजिंग से निकला हुआ रहता है, उसके अनुसार पे हम यहाँ से 4 मीटर, यहाँ से 20 सेंटीमीटर इधर जाना, तो 20 सेंटीमीटर इधर जाएंगे नाप के, उसके ऊपर रखेंगे टिप को और नीचे ऐसे रख देंगे, जिससे हमको पता चला कि इसी पॉइंट पे हमको फिक्स करना है। तो वही मतलब मेजरमेंट जो भी होता है प्लम्बोव पे ट्रांसफर करना चाहिए, हमको एकदम अच्छा से करना चाहिए। प्रिसाइज मेजरमेंट मस्ट बी टेकन, मतलब मेजरमेंट जो भी होगा प्रिसाइज वो हमको बार बार अच्छा से चेक करना चाहिए, नहीं कि कर दिए कि हाँ यहाँ से 10 मीटर था, चलो 10 मीटर हो गया, 10 मीटर किए हैं। उसका हमको ये भी देखना है कि टेप या में चेन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका एरर तो नहीं है उसमें, अगर जो पॉजिटिव एरर है नेगेटिव एरर है तो उसमें कौन सा करेक्शन होगा नहीं होगा, वो सब कुछ हमको कंसिडर करके चलना पड़ता है। क्योंकि देखिए आजकल थोड़ा सा भी जमीन इधर उधर होता है बहुत लड़ाई हो जाता है, जमीन के चक्कर में भी इतना ही लड़ाई होता है कुछ कह नहीं सकता। जमीन बहुत लफड़ा वाली चीज़, आपस में देखे होंगे कि घर का बंटवारा हो जाता है जमीन के चक्कर में, घर का जो भी होता है सब कुछ नुकसान हो जाता है। तो भाई ये सब बहुत बेकार चीज़ है, इसलिए इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए ज़मीन का जितना अच्छा से हमको मेजरमेंट मिल जाए उतना ही बढ़िया होता है। फिर मार्किंग विथ लाइन पाउडर, उसका देखिए सबसे लास्ट में कि मार्किंग विथ लाइन पाउडर शुड बी क्लियर एंड डिस्टेंट, मतलब क्लियर अच्छा से दिखना चाहिए, डिस्टेंट मतलब अच्छा से दिखने वाला, क्लियर यानी कि साफ सुथरा होना चाहिए। सो दैट लेवर कैन बी एक्सकेवेट द पिट्स, पिट्स यानी कि वही गड्ढा, इसी को पिट बोलते हैं, इसी को ट्रेंच बोलते हैं, ठीक, पिट्स एंड ट्रेंच, TR ही, ठीक, TRENCH, ट्रेंच प्रॉपरली, वही देखिए पिट हो या ट्रेंच को वो प्रॉपरली एक्सकवेट कर सके, यानी कि अच्छा से गड्ढा खोल सके, यानी कि जो भी हम बता रहे थे कि आप कॉलम के लिए इतना दूर चाहिए होता है हमको, तो वो कॉलम के लिए खोल सकें, या बॉल के लिए जो इतना दूर बोल रहे थे कि हम बॉल को ऐसे खोद मतलब फाउंडेशन में नीचे जाता है बॉल, तो उतना दूर फाउंडेशन में बॉल के लिए चाहिए तो उतना दूर वो आसानी से खोद सके। यही सब छोटा सा मतलब छोटा मोटा प्रिकॉशन था जो आपको देखना था। इसमें 9 प्रिकॉशन था और भी होता है, लेकिन ये यही 9 प्रिकॉशन मेनली जनरली आपको यूज़ किया जाता है। यहीं पे हमारा जॉब लेआउट देखिए खत्म होता है। जॉब लेआउट में जो भी पॉइंट था आपका, जॉब लेआउट था क्या, फिर साइट क्लियरेंस क्या होता है, साइट क्लियरेंस के बाद फिर जॉब लेआउट क्या होता है, लेआउट करने का कौन कौन सा मेथड होता है, फिर उन लेआउट करने के मेथड में फ्रेम स्ट्रक्चर और लोड बेरिंग स्ट्रक्चर को कैसे किया जाता है, फिर प्रिकॉशन क्या होता है, ये सब चीज़ हमने आपको बता दिया। 2 वीडियो इसमें लगा, 2 वीडियो के 2 वीडियो में खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा अर्थवर्क, यानी कि अर्थवर्क कहने का मतलब हो कि हम मिट्टी का ही ना काम करें, मिट्टी से ही रिलेटेड काम करते हैं तो उसको अर्थवर्क बोलते हैं। तो एक्सकेवेशन किससे करेंगे, मिट्टी का, तो मिट्टी से रिलेटेड काम करें तो इसलिए उसको अर्थवर्क बोलेंगे, ठीक। ब्रिक में जैसे कि हम अर्थ ब्रिक अर्थ बोल रहे थे ना, तो मिट्टी क्ले बोल रहे थे उसमें वहाँ पे, तो वही मिट्टी का नहीं काम करे इसलिए उसको ब्रिक अर्थ बोलते हैं या अर्थ ब्रिक बोलते हैं, जो भी हो जाए। सॉरी उल्टा बोल दिए कि मतलब अर्थ वर्क बोलते हैं या वर्क अर्थ बोलते हैं, तो वही एक ही होता है, ठीक। एक्सकेवेशन ही करेंगे हम वहाँ पे, मेनली आपका एक्सकेवेशन ही बताया जाएगा। एक्सकेवेशन करने के बाद वो किस किस तरीके से हम उसको होल्ड करते हैं नहीं करते हैं, कितना एक्सकेवेशन करते हैं, किस किस चीज़ों से एक्सकेवेशन करते हैं, वो मतलब एक वीडियो में आपको खत्म हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको जो जॉब लेआउट के बाद डायरेक्ट फाउंडेशन पढ़ने के लिए दिया गया है, फाउंडेशन का टाइप क्या है, सैलो फाउंडेशन, ओपन फाउंडेशन, ये सब क्या है, वो चीज़ आपको डायरेक्ट पढ़ने के लिए, लेकिन हम एक्सकेवेशन आपको अर्थ वर्क थोड़ा सा समझाएंगे, क्योंकि अर्थ वर्क आपको नहीं पता चलेगा तो हम डायरेक्ट जॉब लेआउट के बाद फाउंडेशन तो नहीं बना सकते ना, बीच में आपको खोदना पड़ेगा, ट्रेंचिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप इसका वही है, ठीक। तब तक आप इसको उतारिए और प्लीज़ हाँ, आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियो से मिल रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिजवाल इन बिहार पॉलिटेक्निक और ऐसे प्यार देते रहे हमें। थैंक यू की बस टिजवाल इन बिहार, आप इसको उतारिए।